पिछले वर्ष 2021 को 22 मार्च बिहार दिवस के अवसर पर युवाओं के साथ संवाद के क्रम में आह्वान मैंने किया था। शकला चल पड़ी। दरभंगा बिहार का 24वां जिला है जिस पर भौतिक रूप से युवा संवाद कार्यक्रम में उपस्थित होने का मुझे सौभाग्य मिला है। इसके पूर्व बिहार के कई जिलों में अलग अलग पीछे लोग खड़े हैं अध्यायों उस भूमि में हो जिससे यदि कहा जाए कि इस पूरे अभियान की परिकल्पना मेरे मन में यदि कहीं जगी उसकी कारण मिथिला की वह दृष्टि मिलकर प्रेरित करें बिहार। क्यों इस अभियान की मैंने परिकल्पना की, क्यों ऐसा लगा कि आज के युवा साथियों को जगाना होगा। पटना में स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ का कार्यक्रम था। काफी बड़ी संख्या में पूरे बिहार से सभी युवा बैठे थे। कोरोना का समय चल रहा था, अनेक प्रकार के प्रतिबंध थे। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लगभग सभी जिलों से युवा एकत्रित थे। संवाद का प्रारंभ सफलता के सूत्रों से हुआ। व्यक्ति सफल कैसे हो सकता है, किस प्रकार यत्न करना चाहिए, किस प्रकार परिश्रम करना चाहिए, किस प्रकार निश्चय के साथ यदि हम चलते हैं तो हम सफल हो सकते हैं। संवाद जब स्थापित होती है तो बातें बहुत अलग अलग विषयों पर होने लगती है और जब पूरे बिहार के युवा एकत्रित हो तो निश्चित है बिहार पर तो बात होगी ही। तो बातचीत के ही क्रम में एक प्रश्न करने की इच्छा जब हुई तो मैंने पूछा कितने लोग बिहार के अतीत पर चिंतन करते हैं, कितने लोग जब चिंतन करते हैं तो किस रूप में करते हैं। तो प्रश्न का प्रारंभ हुआ, उत्तर भी उसी प्रकार से आने लगे। मैंने पूछा कि जब बिहार के अतीत का स्मरण करते हो तो सबसे पहली बात तुम्हारे मन में क्या आती है। आप लोग बता सकते हैं यदि बिहार के इतिहास से हम स्मरण करते हैं, आंख बंद करके करते हैं, तो सबसे पहली दृष्टि, सबसे पहला दृश्य क्या दिखता है, किस प्रकार की भूमि थी। समृद्ध, शांति, कुछ तो आता होगा। समृद्ध जब स्मरण करते हैं आंख बंद करके पहली बात क्या, किस बात का स्मरण आता है, कैसा था बिहार। ज्ञान की भूमि थी। जिस विज्ञान का है कौन सा है, सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है जो प्रारंभ हुई। जो वेदों को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं उसका भौगोलिक क्षेत्र पश्चिमोत्तर भारत था। विलुप्त सरस्वती के तट के किनारे मंत्रों की दृष्टि हुई। इस परंपरा का विकास होता चला गया और पूरे भारत में विस्तार प्राप्त करता गया। कोई भी परंपरा जब प्रारंभ होती है, चलती है, तो कहीं न कहीं उत्कर्ष की ओर जाती है। यही तो स्वाभाविक बालक का जन्म होता है तो बालक बढ़ता जाता है, बढ़ने के साथ उसका मानसिक विकास भी बढ़ता है। परंपराओं का प्रारंभ भी जब होता है तो परंपराएं भी बढ़ती हैं। और वैदिक परंपरा का जब विस्तार होने लगा, एक समय ऐसा आया जब लगा कि वैदिक परंपरा का भी इसके अधिक कहीं विस्तार नहीं हो सकता। वेदों का अंत कहा गया। और वेदों का अंत इसलिए कहा गया क्योंकि वैदिक ज्ञान के उत्कर्ष हो उस रूप में माना गया, इससे अधिक उत्कर्ष नहीं हो सकता। जिस ज्ञान का प्रारंभ कभी पश्चिमोत्तर भारत में हुआ, उससे उत्कर्ष यदि कहीं प्राप्त हुआ, उस भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन हम उपनिषदों में पाते हैं और बड़े गर्व के साथ अनुभव करते हैं कि हम उस मिथिला में हैं जहाँ प्राचीन हमारे ऋषि पूर्वज, उनकी दृष्टि केवल भौतिकवादी तत्वों तक नहीं थी, आध्यात्मिक तत्वों के गूढ़ रहस्यों को जानना चाहते थे, मानव के अस्तित्व का कारण जानना चाहते थे।
मानव के अस्तित्व में किस प्रकार अभिवृद्धि हो, किस प्रकार संदेशों को ग्रहण करें, किस प्रकार अपना योगदान दें ताकि संक्षिप्त जीवन काल में भी सार्थकता प्राप्त हो, उस पर चिंतन करते थे। और जब सभागार में मैंने पूछा कि बिहार को किस रूप में देखते हो, लगभग सभी ने पहली बार किसी ने नालंदा कही, किसी ने विक्रमशिला कहा। बात यही थी, प्राचीन काल में बिहार ज्ञान की भूमि थी। जिस रूप में मैं बिहार को देखता हूं, जहां ज्ञान होगा, ज्ञान उस प्रारंभिक काल में जब विश्व में ज्ञान विकसित हो रहा था, तब तो वेदांत की कल्पना कर रहे थे। वेदांत की बात किस प्रकार की है, किस प्रकार के हमारे पूर्वज थे, क्यों बिहार में क्षमता बनी कि जब मार्ग नहीं थे, आधुनिक संचार के माध्यम नहीं थे, विकसित प्रौद्योगिकी नहीं थी, कैसे हम व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़कर राष्ट्र को निर्मित कर सकते थे, तो जिस अखंड भारत के साम्राज्य का हम निर्माण कर सके। आज भी भारत की सीमाएं वहां तक विस्तृत नहीं, हम अफगानिस्तान के पार तक सोचने की क्षमता रखते थे, तभी तो हम जोड़ पाए। उत्तर के पार तक जोड़ने की क्षमता रखते थे, दक्षिण सागर तक तो भारत अखंड था ही, हिमालय के उत्तर तक भी जोड़ने की क्षमता रखते थे। उस दृष्टि का विकास कहाँ हुआ, कैसे हुआ? गौरवान्वित हम हो सकते हैं जब कहेंगे बिहार ज्ञान की भूमि थी, बिहार शौर्य की भूमि थी, ऐसे शौर्य की भूमि थी कि जब यूनान से चलकर वीर दक्षिण इस लक्ष्य को लेकर चले कि संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त करेंगे, करते गए। पूरे यूरोप में कहीं अवरोध नहीं हुआ। उस समय की प्राचीन सभ्यता का प्रतीक पर्शिया, पारस पराजित हुआ। लेकिन जब भारत आए तो भारत के कुछ शासकों ने, जिसमें तक्षशिला नरेश आम्बी भी थे, उनके द्वारा आगे बढ़ने का मार्ग दिया गया। लेकिन जो पहली युद्ध के रूप में पंचनद प्रदेश में राजा पर्वतेश्वर से सामना हुआ, तो जवान सैनिकों को भारत की सैन्य क्षमता का ज्ञान आभास हो गया। विजय तो प्राप्त हुई, लेकिन जब सेना में इस प्रकार के वर्णन दौड़ने लगे, अभी तक तो जहां भी सामना हुआ छोटी सेनाओं से हुआ है। अब जो सेना जिससे सामना होगा, मगध की सेना है। मगध की ऐसी सेना है कि जब चलती है उसके धूल में सूर्य भी छिप जाता है। कितने सहस्त्र अश्व हैं, कितने सहस्त्र गज हैं, कितने सहस्त्र पैदल सैनिक हैं, इस प्रकार की कल्पनाओं प्राचीन संभागार में जब चलने लगी, उस पूरे यमन संधावर में रोंगटे खड़े हो गए। जो पूरे विश्व विजय की कल्पना लेकर चले थे, उनको भी यत्न करना पड़ा। 3 दिवस तक उन्हें शिविर में अंदर भी रहे, किसी प्रकार सैनिक मान जाए। लेकिन मगध की ऐसी क्षमता थी कि यवन सेना को भी लौटना पड़ा, और लौटने के क्रम में कहीं सिंध में ही एक आक्रमण में जख्मी हुए, वापस अपने देश का रक्षण जा नहीं सके। लेकिन उस प्राचीन शौर्य की बात करें, उद्यम कैसे था, उद्यमिता। बिहार आज हम लोग देखते हैं किस प्रकार लॉकडाउन लगा, किस प्रकार पूरे देश भर से पैदल चलकर वो बिहार की ओर आने लगे। क्यों आने लगे? क्या बिहार में रोजगार नहीं होना चाहिए? क्या बिहार में उद्योग स्थापित नहीं हो सकते हैं? उस बिहार में जिसमें प्राचीन काल में पूरे विश्व भर से लोग न केवल पढ़ने आते थे, व्यवसाय करने भी आते थे। बौद्ध ग्रंथों में चंपा को कहा गया विश्व का पहला नगर। चंपा कहाँ था? भागलपुर में आज भी अवशेष पड़े हुए हैं, कोई सुख रहने वाला नहीं। लेकिन उस प्राचीन चंपा ने कभी समस्त विश्व में इस प्रकार की ख्याति प्राप्त की थी, जिसने कभी वियतनाम वासियों को इस प्रकार प्रेरित कर दिया कि वियतनाम वासियों ने अपने देश का नाम चंपा रख दिया। दूसरी शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक वियतनाम चंपा के नाम से जाना जाता था। आज भी आप गूगल सर्च करेंगे चंपा, तो चर्चा आपको वियतनाम की अधिक मिलेगी। शायद कोई पोस्ट मिल जाए जो बताता हो कि प्राचीन चंपा बिहार में विद्यमान थी। ऐसे तो हम थे। उद्यमिता की बात निराश्री पाठ्यपुत्र को हमने विश्व का सर्वप्रमुख नगर बताया। अर्थशास्त्र की बात हुई, कितने लोगों ने अर्थशास्त्र का अध्ययन किया है?
यदि आप करेंगे तो पाएंगे कितने प्रकार के कर पाटलिपुत्र में लगाए जाते थे, और जब करों की हम चर्चा करेंगे तो पाएंगे कितने प्रकार के लघु उद्योग पाटलिपुत्र में थे, कैसे थे। उस प्राचीन काल में यदि बिहार ज्ञान की भूमि थी, शौर्य की भूमि थी, उद्यमिता की भूमि थी, तो कारण क्या। आज यदि हम देखते हैं विद्यार्थियों को अल्पयुक्तियों में लगते हुए शॉर्टकट सोचते हैं, परीक्षा पास करनी हुई पेपर लीक, जैसे पुस्तक देखते हैं। मैं तो हो भी रहा हूँ, दिल्ली में पढ़ता था, IIT की तैयारी कर रहा था, बड़ी अच्छी परीक्षा हुई, परीक्षा देकर आकर आराम से सोए, सुबह उठे पता चला पेपर लीक। IIT के इतिहास में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन 1997 में पहली बार IIT पॉइंट एंट्रेंस एग्जाम के पेपर लीक हुए, और लीक का केंद्र बिहार था। मन में बाल्यकाल से एक संकल्प था, उसको योगदान दूंगा। मेहनत की, पढ़े, IIT कानपुर पहुंचे, IIT कानपुर पहुंचे, पढ़ते रहे, गर्मी की छुट्टियां होती, उसी क्रम में वेदांत पढ़ने लगा, सभी उपनिषद पढ़ गए, ऋग्वेद को मैंने पढ़ा, तब लगने लगा क्या हम कहाँ आ गए और क्यों नहीं कुछ करना चाहिए। नौकरियां भी 2 लगी, इंफोसिस में लगी, विदेश में भी लगी, लेकिन लगा यदि करते रहे अपने लिए तो जीवन अच्छा होगा, लेकिन लौट कर तो फिर यहीं आएंगे, उस बेगूसराय में आएंगे जहां जिस IIT में पढ़ते थे तो सब लोग गर्मी की छुट्टियों में घर जाते थे, लेकिन गर्मी की छुट्टियों में घर वालों द्वारा मना किया जाता था कि मत आओ, पकड़ के शादी हो जाएगी। बहुत पीड़ा को मैंने निकटता से अनुभव किया है, बिहार की असहजता को निकटता से अनुभव किया है, लेकिन जब भी किया है तो जानता रहा हूं वो दृष्टि बिहार में आज भी विद्यमान है। उन्हीं यशस्वी पूर्वजों के हम वंशज हैं जिनने लोगों को जोड़ने की क्षमता थी। जातियां तब भी थी, लेकिन जातिवाद इस प्रकार हावी नहीं था। यदि रहा होता तो मगध में किसी नंद वंश का उदय नहीं होता। ये हमारे समाज की स्वीकार्यता थी, विजन था, यह दृष्टि थी, जिसमें जो सक्षम है उसको साचा कर चुन सकते थे, स्वीकार कर सकते थे। निश्चित है तो अनेक वर्गों ने आपत्ति की होगी, आपत्ति के बावजूद यदि नंद वंश रहा, इसीलिए रहा क्योंकि सक्षम था, सक्षमता का सम्मान बिहार ने सदैव किया है। उस प्राचीन काल से ही अपवाद प्रस्तुत करने के लिए सदैव तत्पर थे, तभी तो मगध में नंद वंश का विस्तार होता गया। अनेक महाजनपद थे, लेकिन अखंड भारत का निर्माण यदि कहीं हुआ तो मगध से ही क्यों हुआ। कारण दृष्टि थी, दृष्टि जो आपस में विभेद नहीं करती थी, सामर्थ्य को जानती थी। दृष्टि कहाँ की थी? दृष्टि किसी प्राचीन मिथिला की थी। मानव तो मानव हर जीव में उसने उसी आत्मा का रूप देखा, कोई भेद देखा ही नहीं। अभी डॉक्टर विपिन मिश्र जी को सुन रहा था, बड़ी विलक्षण प्रतिभा के स्वामी हैं। उस प्राचीन काल का मैं स्मरण कर रहा था जब ऐसी प्रतिभा कभी मिथिला में उस रूप में चर्चित थी जब संचार के माध्यम नहीं थे। कुछ तो बात रही होगी जिसमें तक्षशिला से चलकर भी विद्वान आते थे, दक्षिण केरल से चलकर भी विद्वान आते थे, पैदल आते थे और मिथिला के समाज जाते थे, जहां पर चर्चा इस रूप में होती थी कि ज्ञान का उत्कर्ष क्या है। कुछ तो बात थी जो जोड़ती थी। आदि शंकर भी जब चले, उनको भी जब आवश्यकता प्रतीत हुई कि किसी ऐसे व्यक्ति को खोजा जाए जो समय का सबसे बड़ा कर्मकांडी हो, तो यात्रा मिथिला में ही आचार्य मंडल मिश्र के घर पर जाकर समाप्त हुई। वहां से नए अध्याय का प्रारंभ हुआ। आचार्य शंकर से मैं बहुत प्रेरित होता हूं। केवल 8 वर्ष के थे जब उन्होंने संन्यास का निर्णय लिया। 8 वर्ष से लेकर 16 वर्ष की अवस्था तक इसी काल में उन्होंने अध्ययन किया और तब जब भारत के दिग्विजय यात्रा पर निकले, 3 बार उन्होंने भारत की परिक्रमा की। उन आचार्य शंकर ने जिन्होंने मिथिला के उस प्राचीन ज्ञान वेदांत को लेकर 3 बार भारत की परिक्रमा की, उनको भी एक तत्व ज्ञान काशी में हुआ। जब काशी में आचार्य शंकर जा रहे थे, एकाएक उन्होंने देखा
लोग कह रहे हैं हट जाओ, चांडाल आ रहा है। आचार्य शंकर भी स्वाभाविक समय जो प्रक्रिया रही होगी, जब चांडालों के समीप आया तो उन्होंने भी कहा परे हटो, लेकिन चांडाल वहीं खड़ा रहा और चांडाल ने आचार्य शंकर से प्रश्न किया, कौन हटे, ये शरीर या आत्मा? आचार्य शंकर को लगा जिस वेदांत की दृष्टि को लेकर दिग्विजय पर निकला हूं, कहीं न कहीं मुझमें भी कुछ कमी थी। जिस ज्ञान को प्रकट चांडाल ने किया और तब जो उस समय का अकल्पनीय था, आचार्य शंकर ने भी